राजधानी देहरादून के माल देवता में फटा बादल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल देवता पहुंचकर किया निरीक्षण। जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू करने की कही बात। लगातार हो रही बारिश से डोईवाला में जनजीवन अस्त व्यस्त। भोगपुर थाना रोड का टूटा पुल, पानी से खेती को हुआ भारी नुकसान। अब 31 अगस्त तक हो सकेगी किसान सम्मान निधि पेंशन योजना के लिए केवाईसी। पहले 15 अगस्त तक थी अंतिम तिथि। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी जानकारी। पीएम मोदी का जताया आभार। उनतीस अगस्त से होने वाली राष्ट्रीय खेल दिवस की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारी करें पूरी मेहनत। और इलाहाबाद उप जिला चिकित्सालय की महिला डॉक्टर से अभद्रता करने वाले दोनों अभियुक्त गिरफ्तार। नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों। अदालत में पेश कर दोनों को भेजा गया जेल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देहरादून के यमुना कॉलोनी से शासकीय आवास पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने आगामी 29 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस की तैयारियों को लेकर खेल विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श और समीक्षा बैठक की। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आगामी 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों के द्वारा खेल विभाग मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान योजना का शुभारंभ करेगा, जिसमें 8 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपए खेल छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान योजना के तहत चयनित हुए लाभार्थियों को 3 महीने की प्रोत्साहन धनराशि के चेक भी पहले क्रम में वितरित किए जाएंगे। वहीं इस योजना से पूरे प्रदेश में लगभग 4000 बच्चे लाभान्वित होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान योजना का कार्यक्रम सभी जनपदों में किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें संबंधित क्षेत्रों के विधायकगण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उनतीस अगस्त को जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है और जिस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस भी है, उस दिन का एक योजना जो है हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। और उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान योजना, जिसमें हम 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है 1500 रुपये खेल छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के रूप में जो है हम लोग देने जा रहे हैं। और इसकी तैयारियों के संदर्भ में वो बैठक रही और इस बैठक में सभी जनपदों से सभी लोगों का प्रतिभाग हो सके। 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को उसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ साथ में जो हमारे को चेक उन बच्चों को वितरित करने हैं और लगभग 3 माह की धनराशि जो है उनको दी जाएगी पहले क्रम में। इस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में जो है लगभग 4000 बच्चे जो है इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के माल देवता पहुंचे, जहां बादल फटने की घटना से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेसीबी में सवार होकर स्थलीय निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तारीख बढ़ाने की जानकारी दी है और सभी किसानों से ई-केवाईसी करवाने का अनुरोध किया और कहा कि वे 31 अगस्त से पहले ई-केवाईसी जरूर करवा लें, जिससे उन्हें योजना का लाभ मिल सके। योजना की तारीख बढ़ाए जाने पर मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। प्रदेश के समस्त किसान भाइयों से निवेदन है, किसान सम्मान निधि हासिल करने के लिए ई-केवाईसी कराना बहुत जरूरी है। यदि किसी किसान भाई ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस डेट से पूर्व ई-केवाईसी जरूर करवाएं ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो हमेशा किसानों की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं। उनका बहुत बहुत आभार। रात से लगातार हो रही भारी बारिश का असर चौतरफा देखने को मिल रहा है। रायपुर क्षेत्र में बादल फटने के बाद स्थानीय नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसी क्रम में देहरादून से ऋषिकेश और एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग पर बना पुल टूट गया। बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश के चलते सौंग नदी का पुल टूट गया है। फिलहाल एयरपोर्ट और ऋषिकेश जाने वाले यात्रियों को डोईवाला होते हुए सफर तय करना पड़ेगा। हरिद्वार में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर हुई बरसात के कारण इस वक्त भीमगोड़ा बैराज पर 2,33,982 क्यूसेक पानी गंगा में आ रहा है, जबकि भीमगोड़ा बैराज से 2,22,295 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बावजूद गंगा का जलस्तर 293.70 बना हुआ है, जो कि चेतावनी के निशान से ऊपर है, जिसके कारण गंगा नदी के किनारे बसे 97 गांवों को प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रखा है। तो हरिद्वार में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर हुई बरसात के कारण इस वक्त भीमगोड़ा बैराज पर 2,33,982 क्यूसेक पानी गंगा में आ रहा है, जबकि भीमगोड़ा बैराज से 2,22,295 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बावजूद गंगा का जो जलस्तर है वो 293.70 बना हुआ है, जो कि खतरे के निशान से काफी ऊपर है, जिसके कारण गंगा नदी के किनारे बसे 97 गांवों को प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रखा है। प्रशासन ने गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मराज जुड़ गए हैं। धर्मराज, हरिद्वार में भारी बारिश हुई है, गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, लगातार पहाड़ों में बरसात होने के कारण यहाँ हरिद्वार क्षेत्र डैम कोटे में लगातार जल स्तर का स्तर बढ़ गया है, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर उसका जल स्तर बढ़ गया है। और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के ऐसे जो गंगा किनारे 97 गांव हैं, उन्हें भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि कहीं ना कहीं ऊपर पहाड़ों में जल स्तर बढ़ने के कारण यहाँ लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तो उसके कारण यहाँ के गांव को हाई अलर्ट कर दिया गया। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मध्यम रात्रि में वहाँ देहरादून में बादल फटने के कारण वहाँ SDRF भी अलर्ट किया है, जिसमें 40 से 45 परिवार को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। और आपको ऐसे में बता दूं कि जो हाई अलर्ट किया गया है, जिसके चलते यहाँ का जल स्तर बढ़ गया है। जी धर्मराज, आपदा स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? आपदा निपटने, जी मैं आपको बता दूं, आपदा निपटने के लिए अभी हाल ही में इस समय SDRF और यहाँ से मुख्यमंत्री द्वारा जो भी पक्के इंतजाम किए जाते हैं, उनमें लगातार कहीं ना कहीं SDRF आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, जिससे कि और जल पुलिस आगे आ जाती है और हर चीज को देखते हुए हर निगरानी पे ध्यान देती है, जिससे कि उन्होंने 97 गाँवों को हाई अलर्ट कर दिया है। जी, जो गंगा नदी के किनारे जो गांव बसे हैं, वहां पर जो लोग हैं, उनको क्या विस्थापित करने की तैयारी है? जी मैं आपको बता दूं, उन्हें 97 जो गांव हैं, उन्होंने सभी को हाई अलर्ट के साथ जारी कर दिया। उन्हें सबको हाई अलर्ट जारी इसलिए कर दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी जगह जो गंगा किनारे से जो ऊंची जगह है, उन पर वहां पर रहने के लिए उन्हें कहा जा रहा है, उनसे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनके खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ पे की जाएगी, जिससे कि उन्हें वहाँ जो गंगा किनारे गांव बसे हो जिन्हें उन्हें प्रॉब्लम हो, अगर वहाँ आपदा से बारिश अगर इस तरह की हानि भी होती है, उसके लिए भी शासन व प्रशासन पूरी तरह से तैयार रहता है। जी धर्मराज, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है।
चंपावत में भारी बारिश के कारण टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके कारण सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। आपको बता दें कि धौंसवाला अमोड़ी मार्ग पर लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण मलबा आने से तीनों मार्गों को बंद कर दिया गया है। वहीं प्रशासन के द्वारा फंसे हुए यात्रियों को चंपावत के रैन बसेरे में ठहराने की भी व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने यातायात को सुचारू करने के निर्देश दिए। वहीं मार्ग को खोले जाने का कार्य किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में भारी बारिश से तबाही देखने को मिली है। आपदा कंट्रोल रूम में देर रात 3 बजे ग्राम सरखेत में बादल फटने की जानकारी मिली। लगातार मूसलाधार बारिश होने के कारण माल देवता मार्ग बाधित हो गया। जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहीं बादल फटने से नदी और कुआं खाला में पानी आ जाने से ग्राम सरखेत में कुछ मकानों में पानी घुस गया। एसडीआरएफ की टीम ने ग्राम सरखेत में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। हालांकि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं गणेश जोशी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रहकर राहत बचाव कार्यों को मॉनिटर कर रहे हैं। नैनीताल पुलिस ने स्मैक की एक बड़ी खेप बरामद की है। एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि 350 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्कर उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिले के रहने वाले हैं, जो हल्द्वानी में रहकर के राजमिस्त्री का काम किया करते थे। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में दोनों तस्करों ने बताया कि ये लोग बरेली से स्मैक लाकर हल्द्वानी में सप्लाई किया करते थे। पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही बरेली के एक बड़े सप्लायर पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। आज इसमें एसओजी के लोग और कोतवाली हल्द्वानी के सीओ सिटी हल्द्वानी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 350 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इसमें सरफी लाल जो बरेली जिले का रहने वाला है और जो दूसरा अभियुक्त शिव कुमार वो बदायूं का रहने वाला है। ये दोनों यहाँ पे मेहनत मजदूरी का काम करते। बरेली से ये लोग लेके आ रहे थे और उसके बाद यहाँ इनको स्थानीय स्तर पे बेचना था। इस 350 ग्राम की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो 35 लाख रुपए के लगभग है। अभी तक नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ काफ़ी बड़ी रिकवरी की है, जिसमें ये अभी तक की सबसे बड़ी। उत्तराखंड के देहरादून में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं। रायपुर मार्ग पर सोंग नदी के ऊपर बना पुल ढहने से सड़क मार्ग बंद हो गया है। इधर डोईवाला क्षेत्र में भी सोंग नदी का पानी घरों में घुस गया। उपजिलाधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं और पीड़ितों से उनकी स्थिति जान रहे हैं। साथ ही केशवपुरी नदी के तट किनारे बने घरों को खाली करा दिया गया है। परिवार है भैया, और जो सड़क उसके नदी के किनारे जितने परिवार हैं सभी लोगों को शिफ्ट किया है। सभी लोग अपनी जगह घर छोड़ के आए हैं। लगभग 4-5 परिवार जो घर हैं वो नदी में बह गए हैं। और जिन्होंने यहाँ जौहर कॉम्प्लेक्स में ये निर्माणाधीन एक बिल्डिंग है और यहाँ पर इन्होंने शरण ली हुई है, तो रोटी कपड़ा बैंक के द्वारा इन्हें बिस्किट और चाय की व्यवस्था कराई गई है अभी। और प्रशासन द्वारा जो हमारे प्रशासन द्वारा है जो उन्होंने भी मुझे सामान उपलब्ध कराया है और व्यवस्था हम बनाएंगे। अभी थोड़ा भोजन की व्यवस्था भी करेंगे इनके। राजधानी देहरादून के माल देवता में बादल फटने से काफी क्षति पहुंची है। कई सड़कें टूट गई हैं तो कई गांव का संपर्क मेन सड़क से कट चुका है। इस भारी बारिश के कारण क्या क्या हानि हुई है और लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। देर रात जो बादल फटा है उससे भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, रात जो बादल फटा है कितना नुकसान हुआ है? अभी स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। बिल्कुल सर, यहाँ तो बहुत रात से 4 बजे से बारिश हो रही, कल शाम से, और अभी तो पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है यहाँ भी। और सारे सोंग नदी भी उफान पे है और ये बांदल भी नदी भी उफान पे है। सारा नुकसान, ऊपर से रोड अस्त व्यस्त, कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। और सारे ऊपर जो गुत्तू गंदक पानी जो रास्ता है वहाँ पे भी सारे कनेक्टिविटी, नेटवर्क की भी समस्या, जो पुल लगे थे वो भी सारे खत्म हो गए चुके हैं। और अभी तो क्या बताएं, आप तो देख ही रहे हो ऐसे हालातों में। प्रशासन भी अभी पहुंच ही चुकी है, धामी जी भी अभी आए हैं, और तो अब देखेंगे क्या करते हैं और देखते हैं। भाई साहब, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो सर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये तो क्योंकि बारिश तो ये मेरे हिसाब से कल दिन से लगी हुई है,
नुकसान ज़्यादा यहाँ भी हुआ है, ऊपर भी हुआ है, गांव पहाड़ों में ऊपर काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ पे सारे आने जाने का रास्ता तो मतलब खैर बंद ही हो गए सारे, और जितने सारे पुल थे मतलब बीच में लगे हुए नदी के बीच में जितने छोटे मोटे पुल थे सारे बह गए हैं। और मतलब हमारे घर में भी नुकसान हुआ, ऊपर हमारे घर में एक खाला आया और उसमें भी हमारा घर के बगल से ही मतलब घर हमारा मतलब बहुत ही मतलब डेंजर जोन में आ गया अब तो, वहाँ मतलब रहने लायक जगह नहीं है अब। और खेत हमारे से क्यारी थी, हमारी धान की खेती थी, वो सारी दब चुकी है। और मतलब बहुत बुरी स्थिति है सर। अब तो सरकार से मांग ये है कि हमारे यहाँ तो सर एक तो नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और एक तो हमारे यहाँ रोड नहीं है सर। रोड कनेक्टिविटी हमारे यहाँ तो हर गांव में रोड है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक रोड है ही नहीं है। मतलब वहाँ हमारा क्षेत्र तो मतलब देहरादून से लगभग मतलब 15 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, लेकिन हमारा तो ऐसा लगता है कि जैसे हम पता नहीं कि कितने साल पीछे मतलब बिछड़े हुए हैं। रोड नहीं है, कोई मतलब कनेक्टिविटी नहीं है, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब हमारे यहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। अब सरकार तो आती रहती है, सरकार आज बीजेपी कल कांग्रेस की आती है, तो मतलब हर बार यही चलता रहता है। पर मतलब आते हैं विधायक जी हमारे हैं, प्रीतम सिंह जी हमारे विधायक हैं, प्रीतम जी वो भी ऐसी है, मतलब वो कभी एक बार वोट मांगने आए थे, उसके बाद वो दोबारा दिखे ही नहीं। उसके बाद फिर कई बहुत सारी परिस्थितियां सर। हमने कई बार मतलब हमने गवर्नमेंट को मतलब नोटिस दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने खाली बस उन नोटिस की तरफ देखा ही नहीं है, बस ऐसे ही चलता आ रहा है। मतलब ऐसे बीतता हम तो 25-27 साल के 27-28 साल का तो मैं खुद ही हुएगा सर। ये तब से देख के आ रहा हूँ, हमारे ना रोड है, ना स्वास्थ्य केंद्र है, ना हमारे कोई किसी चीज की व्यवस्था भी नहीं है। मतलब तो जाहिर तौर पर यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं तो चाहे हो, पहले ही प्रशासन इस वक्त मौके पर है, लेकिन जो समस्याओं की बात करें, समस्याएं बहुत ज्यादा है। और ये कोई पहला मामला नहीं जब बादल यहाँ पर फटा, उससे पहले भी कई मरतबा यहाँ पर बादल फटे हैं। और यहाँ के जो प्रधान है उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार कोशिश करे तो बहुत कुछ हो सकता है। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ कैलाश बिष्ट, ND24। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर के बरस रही है। भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी देहरादून के माल देवता में बादल फटने से क्षेत्र की स्थिति और भी भयावह हो गई है। घटना में किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन इससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए मौके का जायजा लिया हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। इस वक्त हम खड़े हैं मालदेवता में, और मालदेवता में जो मंजर इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये मंजर है कि जब देर रात बादल फटा तो बादल फटने के बाद पानी अपने उफान पर आया। नदी ने जो विकराल रूप लिया है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना भारी नुकसान इस वक्त राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है। राजधानी से महज 10 किलोमीटर दूर ये पूरा क्षेत्र पड़ता है मालदेवता। पर्यटन ये क्षेत्र है, पर्यटक क्षेत्र है, और पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन स्थिति इस वक्त जो है वो स्थिति बहुत ही भयावह यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे पीछे आप देखिए कि ये रिजॉर्ट है, लेकिन रिजॉर्ट के नीचे जो गाड़ियां, जो पर्यटक और सैलानी यहां पर आए होंगे, उन गाड़ियों के कितने बुरे हाल हैं। वो सारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, और ये वो पॉइंट है जहां पर पैराग्लाइडिंग होती है। लेकिन अभी आप स्थिति देखिए कि यहां पर लगता नहीं कि पैराग्लाइडिंग होती होगी। और जो उधर पहाड़ का जो क्षेत्र है, जो गांव है, उन लोगों का अब यहां से कटाव हो चुका है, यानी उन लोगों के आवाजाही के लिए कोई रास्ता नहीं है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो देर रात से ये मूसलाधार बारिश हो रही है, और नीचे तक आप देखें कि हरिद्वार ये पूरा पानी जा रहा है। तो आप देखिए कि कितना भयंकर मंजर है। प्रशासन की टीमें लगातार यहां पर दौरे कर रही हैं, और यही प्रयास हो रहा है कि लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जाए। भले ही SDRF की टीमें मौके पर मौजूद थी, और यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि जो लोग यहां पर आ रहे हैं वो लोग यहां पर ना आए, आवाजाही अपनी कम रखें। मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि ऐसे क्षेत्रों में ना आए, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जब भूस्खलन होता है तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाती है। और हम ये अपील एक बार फिर से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई जानमाल का नुकसान ना हो। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ ND24 के लिए देहरादून के रायपुर से कैलाश बिष्ट। रुद्रप्रयाग में बीती रात भारी बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ राजमार्ग बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने से दोनों ओर से सैकड़ों यात्री जाम में फंसे हुए हैं। वहीं राजमार्ग बंद होने से स्कूली बच्चों सहित परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान प्रशासन ने राजमार्ग को खोलने के लिए JCB मशीन लगाई है, लेकिन बोल्डर और मलबा अधिक होने से मशीन को मलबा हटाने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन की व्यवस्था कुछ कमज़ोर है, नहीं तो दोनों तरफ JCB लगा करके और इसको जल्दी खाली करवाना चाहिए, क्योंकि यात्रियों को कई जगह परेशानी है। ये जो रोड पे खड़े हुए हैं ना, तो दूसरा पहाड़ पता नहीं कब आ जाए, तो इससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। हम 30 लोग हैं, गाड़ी लेके आए, गाड़ी है खड़ी है रोड पे।
हम तकरीबन सुबह 6-7 बजे से फंसे हुए हैं, कोई 6 बजे से, कोई 7 बजे से। मैं भी ड्राइवर हूँ, मेरे पास भी कई स्टूडेंट हैं, उनका 10 बजे से पेपर है और लोग फंसे हुए हैं। और सुबह 6 बजे से अभी वो रोड क्लियर नहीं हो पाया। एक छोटी सी JCB आई, वो कुछ टाइम पहले 2 घंटे हो गए उसको। इतनी सी JCB मलमा तो उससे काफ़ी बड़ा है, वो अभी मतलब 2 घंटे से कर ही रहा है, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है। उसके लिए थोड़ा बड़ी वाली JCB होती तो कम से कम खुल जाता जल्दी हो जाता। तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि कहाँ पर किसकी ज़रूरत है, उसको व्यवस्था करनी चाहिए। तो वो लोग फंसे हैं, किसी का पेपर छूट गया, किसी के ज़िंदगी के सवाल है, पूरी कमाई, पूरी साल की कमाई है, तो वो पूरा बर्बाद। उत्तराखंड के पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पूर्व CM रावत पेपर लीक मामले में STF की कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि तह तक पहुंचना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कोचिंग सेंटरों की भी निगरानी करने की बात कही। हाँ, मैंने भंग करने की बात की थी। 27 जुलाई को मैंने ये बात कही थी, लेकिन जो हमारी STF है वो अच्छा जांच कर रही है और अभी तक मेरी जानकारी में 19 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और STF के रडार पर अनेक लोग हैं, लेकिन तह तक पहुंचना अभी बाकी है। इसकी तह तक पहुंचने की आवश्यकता है। किच्छा में उत्तराखंड सरकार की किसान पंजीयन योजना का शुभारंभ हुआ। कुमाऊं मंडल के संभागीय खाद्य नियंत्रक BS चलाल ने हरी झंडी दिखाकर पंजीयन वाहन को रवाना किया। योजना के तहत पंजीयन वाहन प्रत्येक गांव में पहुंचेगा, जहां किसानों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकृत किसानों को आगामी धान के सीजन में अपनी फसल बेचने और फसल का भुगतान मिलने में सुविधा मिलेगी। किसान का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो भी इस केंद्र के में अपना आईडी लेके आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कुछ लोगों का पहले हो गया था, जिनको जो बचे हुए हैं या जिसमें कुछ चेंजिंग है, किसी में ऑनरशिप चेंज है, किसी का रकबा चेंज है, तो उसका हम लोग अपडेट कर रहे हैं। और जिससे आने वाले पैडी के सीज़न में इनका जो रजिस्ट्रेशन होगा उनके खाता खतौनी का जांच किया जाएगा, तो उस हिसाब से इनसे पैडी लेंगे और इनका 48 घंटे के अंतर्गत इनके खातों में पैसा चला जाएगा। तो ये जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनको फिर धान अपने केंद्रों में बेच पाना या वहां तुलवा पाना। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां पर भी समस्याएं आ रही हैं उनको तत्काल संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ISBT के नवीनीकरण और पार्किंग निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करें। उन्होंने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्यों के लिए भी तैयारी शुरू करने को कहा। ISBT का रिफर्बिशमेंट है और BRO बाईपास है और बद्री श्रेष्ठ लेक का विस्तारीकरण है। तो उन कामों का निरीक्षण किया गया है विस्तृत रूप से विभाग और प्रशासन के साथ। और जहाँ जहाँ पर काम की प्रगति अभी अच्छी है, बट कहीं जगह पर जैसे कुछ मिस्त्री या लेबर की अगर कहीं पर कमी है तो उसको पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं कि काम जो है वो जो आवश्यकता है और जो रिपोर्ट है उसके अनुसार काम पूरा हो और जो हमारी टाइमलाइन है वो मीट हो। और अब जो द्वितीय चरण में काम होना है उसका भी जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई है उसके संदर्भ में भी चर्चा की गई है कि उसको भी जल्द से जल्द किया जाए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।